हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये लीजिए, आज से मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि न केवल क्लास 9th 10th 11th या 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन पर एक सीरीज में पहले ही बना चुका हूं और उसमें टोटल बेसिक टू एडवांस्ड सारे के सारे रूल्स मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर और सारी जितनी भी आगे एक्सरसाइजेज हैं उन सब को हल करके एक एक सेंटेंस को मैं यहां पर बोर्ड में आपके सामने करके बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 रिलेटेड है किससे? इस टॉपिक से। जी हां, रिमूव टू एक्सरसाइज नंबर 1। अब आपको इस एक्सरसाइज में ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जहां पर ये एडवर्ब टू यानी TOO सारे के सारे सेंटेंसेस में ये लगा होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस टू को रिमूव करिए यानी हटाइए। अब हटाने के बाद ये सेंटेंस कैसा बनेगा ये तो आपको अभी दिखाई पड़ेगा। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने सारे के सारे जितने भी बेसिक टू एडवांस्ड रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर एक्सरसाइज हल करते समय तो केवल उन्हीं रूल्स को डिस्कस करूंगा जिनसे रिलेटेड ये सेंटेंसेस होंगे, बट वहां उस वीडियो में वो सारे के सारे रूल्स हैं जो यहां पर हो सकता है कि कई ऐसे सेंटेंसेस हों जहां पर वो सारे के सारे रूल्स ना हो। तो चलिए देखते हैं यहां पर पहला सेंटेंस। सबसे पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बतला देता हूं कि इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये रखा हुआ है, देखिए इसे कहते हैं एडवर्ब टू, इसके बाद एडजेक्टिव रखा होता है और फिर इसके बाद एक इन्फिनिटिव रखा होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला एक ऐसा सेंटेंस आएगा आपके सामने जिसमें एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा और फिर इसके बाद यहां पर इन्फिनिटिव होगा। अब कई ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जहां पर केवल और केवल एडवर्ब टू तो होगा, एडजेक्टिव भी होगा, लेकिन उसके बाद में यहां पर रखा हुआ जो फ्रेज है वो कोई इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं होगा। तो जी हां, इन दोनों के लिए ही आपको अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको एक एक करके सेंटेंसेस हल करके बतलाता हूं और जितने भी स्टेप्स हैं उनको आप अपने दिमाग में सेट करते जाइए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं क्या है। यहां पर देखो, आई एम टू बिजी टू अटेंड द पार्टी, यानी पार्टी को अटेंड करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। इसका मतलब क्या है? हालांकि ये सेंटेंस देखने में अफर्मेटिव सेंस में लग रहा है, यानी अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन इसका जो सेंस है वो निगेटिव है। और निगेटिव सेंस कैसे निकलेगा? मैं इतना अधिक व्यस्त हूं कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यह निगेटिव सेंस होता है। और ऐसा ही कुछ आपको यहां पर बदले हुए सेंटेंस में ऐसा ही कुछ लिखना होता है। तो क्या लिखना होता है, कैसे करना होता है, चलिए करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो कि त्यों रख देनी है, यानी आई और यहां पर आपको रख देना है एम, ठीक है। अब चेंजेस यहां से शुरू होंगे। क्या चेंजेस शुरू होंगे? सबसे पहले तो इस टू यानी TOO को हम हटाते हैं और इसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। तो कर लेंगे आप, चलिए बहुत ही सिंपल है, सो कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर रखा हुआ जो एडजेक्टिव है उसको ज्यों का त्यों आपको यहीं पर रख देना होता है। बस यहां इस पार्ट में यानी जो सब्जेक्ट वर्ब और यहां पर एडजेक्टिव तक आपको केवल एक चेंज करना है और वो ये है कि इस टू को सो में बदल देना है। अब क्या करना है? अब आपको यहां पर से ये जो इन्फिनिटिव वाला जो फ्रेज शुरू होता है ना, इसको एक क्लॉज में चेंज करना होता है। क्लॉज कौन सी? दैट वाली क्लॉज, यानी एक सबॉर्डिनेट क्लॉज की यहां पर रचना करनी पड़ती है। तो देखिए जरा, आई एम सो बिजी के बाद आप यहां पर दैट कंजंक्शन लगाएंगे, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? दैट नामक कंजंक्शन लगाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसके बाद दैट वाली क्लॉज में यहां पर अब एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किससे संबंधित होना चाहिए? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट संबंधित होना चाहिए इस इन्फिनिटिव से संबंधित होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है? या तो कर्ता होता है यानी इस क्रिया को करने वाला होता है, और या तो फिर इसका कर्म होता है। पैसिव वॉइस में वो कर्म होता है सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस में
कर्ता सब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो अब आपको इस सेंटेंस को पढ़कर यह देखना है कि आखिर इस अटेंड नाम का जो क्रिया लगी हुई है या जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। यानी सबसे पहले तो कर्ता ढूंढो। तो अब आप सेंटेंस की मीनिंग को समझेंगे तो आप देखेंगे कि मैं इतना बिजी हूं कि पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। तो कौन अटेंड करने वाला? कौन? मैं। यानी यहां पर आपको ये जो इन्फिनेटिव है इसका कर्ता यही है, यानी आई है। तो बड़ी आसानी के साथ आप यहां पर इसको आई लिख दीजिए। क्लियर? आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है भाई? यहां पर आपको अपनी तरफ से कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। कैन नॉट का प्रयोग तब करेंगे अगर यहां पर, यानी ये जो क्लॉज बनती है ये प्रिंसिपल क्लॉज बनती है। अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया अगर प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आप यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करें। अगर यहां पर वाज होता यानी पास्ट टेंस में होती तो यहां पर आपको कुड नॉट का प्रयोग करना होता। ओके, अच्छा, आई कैन नॉट। अब इसके बाद ये जो इन्फिनेटिव है यहां पर आकर के इसकी मुख्य क्रिया बना देते हैं। आई कैन नॉट अटेंड, आपको ये लिखना होगा और फिर आगे सेंटेंस को बढ़ा देना होगा। आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी। बस इतना आपको करना होता है और यहां से इस तरह से आप इस टू को रिमूव कर सकते हैं। अब एक बार आगे आपको ऐसा ही करना है। हाँ, कुछ सेंटेंसेस डिफरेंट होंगे, उन पर क्या क्या आपको करना है तो हर बात को आपको दिमाग में सेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और छोटी छोटी सी चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक सेंटेंस आपने सीख लिया तो बस सारे के सारे सेंटेंस आप कर पाएंगे, नहीं, सभी डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होंगे और छोटे छोटे से चेंजेस में आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको पूरा वीडियो, हर एक सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। इसका क्या मतलब है? कभी भी इतनी देरी नहीं होती कि कोई सीख ना सके। ठीक है ना? यानी सीखने के लिए देर कभी नहीं होती, ये है इसका मतलब। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद ये जो टू लिखा हुआ है इसको सो में बदलना है, ये एडजेक्टिव रखा हुआ है। चलिए, इट इज नेवर, अब ये टू है इसको सो में चेंज करिए, इट इज नेवर सो लेट। राइट? अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां से एक दैट वाली क्लॉज बनानी पड़ेगी और यहां पर ये क्रिया है लर्न। ठीक है, तो चलिए दैट हमने लगा दिया यहां पर। अब देखते हैं कि ये लर्न, लर्न माने सीखना, तो यहां पर सीखने वाला कोई बंदा है क्या, कोई कर्ता है क्या इस सेंटेंस में? तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो इट है। ठीक है ना? तो ये लर्न नामक इस क्रिया का कर्ता तो ये नहीं है और सेंटेंस में कहीं कर्ता दिखाई भी नहीं पड़ा, यानी सीखने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा। अब अगर कर्ता दिखाई ना पड़े तो क्या करना है भाई? कर्म को ढूंढना है। तो क्या सीखना है? तो क्या सीखना है? तो कुछ यहां पर सीखने वाली बात भी नहीं है कि कोई चीज सीखी जा रही हो, तो कर्म भी नहीं है। तो जब कर्ता और कर्म दोनों ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस दैट वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट बनाना चाहिए वो बना देना चाहिए वन। ध्यान दीजिए, या तो वन बना दें, ठीक है ना, या तो नन बना दें। ठीक, तो यहां पर वन का प्रयोग करेंगे, वन, और कैन नॉट फिर लगा दें, कैन नॉट लर्न। ठीक, ऐसा सेंटेंस बनेगा। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई सीख न सके। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ध्यान दीजिए, एक नई बात यहां पर ये आई कि इससे रिलेटेड ना तो कोई कर्ता मिला ना तो कोई कर्म मिला। अब अगर कर्ता और कर्म दोनों ना मिले तो हम अपनी तरफ से कर्ता के रूप में वन का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, एक दूसरी नई बात ये सामने आई। चलिए तीसरी बात देखते हैं। सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एडवर्ब टू तो है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहां पर इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है। अब अगर इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है यहां पर तो फिर क्या करो? सिंपली आप क्या कर सकते हो? इस टू को हटाकर आप बस यहां पर वेरी अकेले लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? वेरी। अब सो ना लगाइए, ठीक है ना? सो केवल तभी लगेगा जब यहां पर आप दैट वाली क्लॉज बनाओगे। ओके, अच्छा, तो वेरी लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो वेरी ना लगाएं और इस बस केवल टू को हटाएं और यहां पर सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बस इस फ्रेज का इस्तेमाल कर दें। क्या? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, सिंपली आप इतना कर सकते हैं। लेकिन 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 एक आपको नई चीज और बतला दूं कि आप कई बार यहां पर इन्फिनेटिव नहीं भी है
तो भी आप दैट वाली क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? चलिए जरा मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं कह दूं सी इज, और यहां पर टू के स्थान पर मैंने सो लिखा, फिर इसके बाद ईगर यानी एडजेक्टिव भी रख दिया। ठीक हो गया। अब यहां पर हमें दैट वाली क्लॉज बनानी है, तो हम दैट बनाएंगे, ठीक है ना, दैट। अब देखिए, अब हमें यहां पर एक सब्जेक्ट और एक क्रिया चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सी वह उत्सुक है, ईगर है, और किसके लिए ईगर है? हर रिजल्ट के लिए, यानी अपने रिजल्ट के लिए। तो यहां पर हम सब्जेक्ट यहां पर सी को ही बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सी कर देते हैं। अब यहां पर हमें अपनी तरफ से एक वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कैन नॉट तो हम करेंगे करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट। अगर यहां पर इज है तो कैन नॉट का प्रयोग करो, अगर वाज होता तो कुड नॉट। तो हम यहां पर कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। अब यहां पर कौन सी क्रिया हम यूज करें? यहां पर एक क्रिया मेन वर्ब तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी। अब वहां पर जब मेन वर्ब की बारी आती है तब आपको दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो फिर ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। अब यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सी कैन नॉट वेट। ध्यान दीजिए, वेट अगर हम कर देते हैं, सी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट, ठीक है, वेट फॉर हर रिजल्ट अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो भी वही मीनिंग है। क्या मतलब हुआ? वह इतनी ज्यादा उत्सुक है कि वह अपने रिजल्ट का वेट नहीं कर सकती है, नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि अगर आप चाहें तो अगर यहां पर इन्फिनिटिव नहीं है तो फिर आप इस टू को हटाकर और बस सिंपली आप इसे वेरी में बदल दें, तो ये सब कुछ झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। यहां पर उसे अपनी नॉलेज पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, ठीक। तो इसे भी आप बड़ी आसानी से ही इज वेरी या एक्सट्रीमली ऐसा आप यूज कर सकते हैं। एक दूसरे एडवर्ब का आप यहां पर प्रयोग कर दीजिए। हम वेरी का प्रयोग कर देते हैं यहां पर, आप चाहे तो एक्सट्रीमली का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, या ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये एक फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, यानी वो इतनी छोटी है, यंग है, इतनी छोटी है कि उसे अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कर सकते हो आप। या फिर कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलिए कैसे बना देंगे। सी इज सो यंग, आप ऐसा बनाएंगे, सी इज सो यंग दैट। अब आप यहां पर दैट वाली क्लॉज बनाएंगे और इसी को, भाई यहां पर ट्रेवल कौन करता है? यहां पर यही सी कर रही है, तो सी सब्जेक्ट हो गया, सी। अब यहां पर आप शुड नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, सी शुड नॉट ट्रेवल अलोन, ऐसे भी कर सकते हैं, सी शुड नॉट ट्रेवल अलोन, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल कैन नॉट का ही यहां पर प्रयोग करेंगे, नहीं, जो आपको मीनिंग कन्वे करना हो। इनफैक्ट ये सब स्पोकन सेंटेंसेस हैं, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम जो मीनिंग कन्वे करना चाहें उस तरह की हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप शुड नॉट का प्रयोग भी कर सकते हो, आप कैन नॉट का प्रयोग भी कर सकते हो। सी कैन नॉट, आप ऐसे लिख सकते हो, सी कैन नॉट ट्रेवल अलोन, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सी डज नॉट ट्रेवल अलोन, वह इतनी छोटी है कि वह अकेले यात्रा नहीं करती है, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो आप डज नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं जैसा आप उसका मीनिंग आप कन्वे करना चाहें। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क। इसका मतलब देखिए जरा, वह इतना थका हुआ था कि वह काम नहीं कर सकता। क्लियर? तो थके होने के कारण वो काम नहीं कर सकता। चलिए यहां पर फिर वही काम करते हैं, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था कि दैट, कंजंक्शन लगाइए, आपको ये सब रट जाएंगे। जैसे ही मैं जितनी पूरी एक्सरसाइज करके आपको जब तक मैं बतलाऊंगा, ये सारे सेंटेंसेस आपको रट जाएंगे। चलिए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही, अब ये काम करने वाला कौन भाई? यही जो थका है वही तो काम नहीं कर सकता, तो यही करता है, तो ही लगा दिया यहाँ पर, और बस यहाँ पर ही कुड का प्रयोग करेंगे। अब आप ही कुड नॉट वर्क। क्लियर? ऐसा हो गया, वो इतना थका हुआ था
कि वह काम नहीं कर पा रहा था या वह काम नहीं कर सकता था। देखिए यहाँ पर हमने कुड नॉट का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, राइट? अगला सेंटेंस देखिए, सी स्पीक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, यानी वह बोलता है, इतना फास्ट बोलता है, इतना तीव्र गति से बोलता है कि समझ नहीं आता। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है, जरा ध्यान दीजिए कि वह बोलता है इतना तेज कि समझने के लिए वह बहुत तेज बोलता है। तो समझने वाला कौन? भाई जो बोलेगा वो तो समझ ही लेगा। मैं चाहे जितना तेज बोलूं तो मैं तो समझ ही लूंगा। तो समझने वाला ये नहीं है भाई, समझने वाला कोई दूसरा है। यहां पर ये जो क्रिया है ये इस बंदे के द्वारा नहीं की जा रही, यानी ये जो इन्फिनेटिव है इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, यानी इसका कर्ता ये नहीं है, कर्ता कोई दूसरा है, राइट? अच्छा, कर्म, कर्म भी नहीं है यहां पर। तो अब क्या करेंगे? कर्ता ये है नहीं, कर्म यहां पर है नहीं, तो मैंने आपको बतलाया कि वन का आप प्रयोग कर लो। जब यहां पर इससे रिलेटेड न तो कर्ता और कर्म दोनों ही न मिले तो दैट वाली क्लॉज में आपको क्या करना चाहिए? या तो नन या तो वन का प्रयोग कर लेना चाहिए कर्ता के रूप में। चलिए करते हैं। ही स्पीक्स, ये लीजिए, देखिए क्या किया आपने। ही स्पीक्स, वह बोलता है, सो फास्ट, इतनी तेज बोलता है, वही काम किया है। हमने यहाँ पर से टू को हटाया, उसके स्थान पर सो ले आए। जैसा वो एडजेक्टिव रखा हुआ, ये एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है एक्चुअली, यहाँ पर स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हुआ। ओके, तो यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। अच्छा, इसके बाद दैट वाली क्लॉज बनाई। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड नामक इस क्रिया का ये कर्ता नहीं है। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर? भाई वह इतनी तेजी से बोलता है कि वह समझ नहीं पाता, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। भाई मैं चाहे जितना तेजी से बोलूं मुझे तो समझ में आ ही जाएगा। तो समझने वाला कोई दूसरा है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि वह इतनी तेजी से बोलता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है, यह है। तो यहाँ पर समझने वाला कोई दूसरा है, और दूसरा कैसा है? कोई नहीं समझ सकता, यानी नन का प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर आप वन कैन नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अगर नन का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, और सिंपली आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी, ये जो बॉक्स है इतना ज्यादा भारी है, फॉर मी, मेरे लिए भारी है, टू लिफ्ट, कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो आप देखो यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है तो लिफ्ट नामक वर्ब है। अब जरा बताइए उठाने वाला कौन है? ये बॉक्स, यानी इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? ये बॉक्स है या मैं हूं? तो ध्यान दीजिए, बॉक्स हैवी है मेरे लिए, तो उठाने वाला कौन हुआ? मैं हुआ। ठीक, तो अब दैट वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन होगा? आई होगा, राइट? चलिए अच्छा देखते हैं कैसे। द बॉक्स, ये लीजिए, देखिए कैसे किया यहां पर। द बॉक्स इज, बॉक्स है इतना हैवी का क्या किया आपने? यहां पर टू को हटाया और यहां पर सो का प्रयोग किया। ओके, इसके बाद आगे बढ़े। ये जो फॉर मी नामक जो फ्रेज है, अब इस फ्रेज को हम यहां पर समाप्त कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, और फॉर मी को बदलकर सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे आई। अगर फॉर हिम होता तो ही हो जाता, फॉर यू होता तो यू हो जाता, फॉर दे होता तो, फॉर देम होता तो दे हो जाता, फॉर अस होता तो यहां पर वी हो जाता। ठीक है ना? तो अगर इस तरह का फ्रेज दिया हो और ये जो फ्रेज है इस क्रिया का अगर करता है, तो फिर उसे क्या करो? वहां से उठा करके उसे यहां दैट वाली क्लॉज का सब्जेक्ट बना दीजिए। ओके, और यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, फॉर को पूरा समाप्त कर देते हैं और इस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में ले आते हैं, फिर कैन नॉट लगा करके और आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, ये है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह इतना अधिक बूढ़ा हो गया है कि कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। इसका यही मतलब हुआ। बहुत ही सिंपल है ये सेंटेंस, तो बिल्कुल वैसा ही कर देंगे। ही इज सो ओल्ड, देखिए टू को आपने क्या किया? सो में बदला, फिर ये इन्फिनेटिव है तो यहीं पर से क्या करेंगे? दैट वाली क्लॉज बनाएंगे, और काम करने वाला कौन? भाई वही है, जो बूढ़ा है वही नहीं काम कर पाएगा। ठीक है ना? तो ही, और फिर इसके बाद कैन नॉट का प्रयोग कर दीजिए। ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो इतना बूढ़ा है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, इसका क्या मतलब हुआ?
पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, यही इसका मतलब है फॉर मी, मेरे लिए। टू क्लाइंब माने चढ़ना। अब हिंदी में इसका अगर कुछ मीनिंग निकालने का प्रयास करोगे तो बड़ा अजीब अजीब सा निकलेगा, इसलिए मीनिंग क्या है, पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं उसमें चढ़ नहीं सकता, इसका सीधा सा मतलब यही है। तो फिर से देख रहे हैं आप कि यहाँ पर क्लाइंब यानी ये जो इन्फिनेटिव दिया है, तो ये चढ़ना, चढ़ने वाला कौन, ये ट्री नहीं है, चढ़ने वाला कौन, मैं हूं। ठीक है, तो मैं यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनेगी, दैट वाली क्लॉज जो बनेगी, उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, यही फॉर मी को आई में चेंज कर देंगे, जैसे यहां पर आपने फॉर मी को आई में चेंज कर दिया। ओके, चलिए अच्छा, द ट्री, ये लीजिए क्या किया आपने, बिल्कुल वही काम। देखिए यहां पर आपने टू को सो में चेंज किया, फिर इसके बाद यहां पर आप एडजेक्टिव ले आए, फिर इसके बाद इस फॉर मी नामक फ्रेज को आई में बदल दिया, दैट लगाया और इस फॉर मी को आई में चेंज कर दिया, और कैन नॉट क्लाइंब, राइट, आई कैन नॉट क्लाइंब इट आप रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। ओके, ये हुए 10 सेंटेंसेस। अब अगली स्लाइड में आपको मैं 5 कुछ टाइपिकल सेंटेंसेस बतलाने जा रहा हूं जो थोड़े से अलग हट करके होंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस स्लाइड में मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस सॉल्व करके दिखला रहा हूं जो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं। पहला सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज। इसका मतलब क्या हुआ, वह उतनी ज्यादा घमंडी है कि वह अपोलोजाइज यानी क्षमा नहीं मांग सकती। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या फिर कुछ और। चलिए मैं करके आपको बतलाता हूं और समझाता भी चलता हूं। देखिए जरा, यहां पर तो आपको कुछ नहीं करना है, सी इज यानी सब्जेक्ट और वर्ब वैसे ही रख देना है। इसके बाद आते हैं, इस टू को हम यहां पर सो में चेंज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, प्राउड, उसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इतना सेंटेंस तो आप ज्यों का त्यों लिख देते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, टू को सो में चेंज कर देते हैं। अब यहां इस फ्रेज के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लॉज बनानी पड़ेगी, राइट। अब यहां पर आपको एक दैट नामक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। अब देखिए, अपोलोजाइज माने क्षमा मांगना, तो क्षमा मांगने वाला कौन, भाई यही है, यही घमंडी है और वही क्षमा नहीं मांग सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो यही सब्जेक्ट हो गया, दैट सी हो गया। ओके, अब यहां पर आती है बात कि हम यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करें या कुछ और करें। तो ध्यान दीजिए, कैन का प्रयोग होता है क्षमता, योग्यता प्रदर्शित करने के लिए। तो अगर ये इन्फिनिटिव इस सब्जेक्ट की क्षमता को प्रदर्शित करता है या योग्यता को, एबिलिटी को अगर शो करता है तो आप कैन का प्रयोग करिए। और अगर ये क्षमता, शक्ति, एबिलिटी या योग्यता ऐसी कोई बात नहीं है, केवल स्वभाव की बात है, तो जब स्वभाव की बात आ जाए तो आपको यहां पर कैन नॉट नहीं, आपको इनफैक्ट या तो डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए या तो फिर विल नॉट का प्रयोग करना चाहिए। क्या, सी डज नॉट। हाँ, अगर ये पास्ट टेंस में हो जाता तो ये डिड नॉट हो सकता है या फिर फ्यूचर में विल और वुड हो सकता है, राइट। तो फिलहाल तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहां पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सी डज नॉट अपोलोजाइज। ओके, बात समझ में आ रही है क्या आपको। सिंपली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो दिया हुआ जो इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये इन्फिनिटिव दिए हुए सब्जेक्ट की क्षमता, योग्यता या उसकी शक्ति आदि की बात अगर यहां पर ये प्रकट करता है तो। अब चूंकि अपोलोजाइज करना यानी क्षमा मांगना, ये हमारे स्वभाव की बात है। ओके, अब जब स्वभाव, नेचर की बात आ जाती है तो वहां पर फिर हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, अच्छा, एक खास बात ये हुई। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं और दूसरी खास बात देखते हैं। यहां पर क्या है, वही है भाई, मोहन, मोहन को यहां पर रखिए, इज रखिए और ये टू को सो में बदलिए और ये एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रख दीजिए। ये सेंटेंस यहां तक तो ऐसा ही हो गया, क्लियर। अब इसके बाद आपको यहां पर यानी यहां पर सो के बाद जब एडजेक्टिव आएगा तो वहां से आपको एक क्लॉज शुरू करनी है। ओके, दैट लगाया। अब देखिए यहां पर फॉर मी, फॉर मी क्या है, आपको मैंने पहले भी बतलाया कि अगर फॉर मी हो तो उसे आई में चेंज कर दो, फॉर हिम हो तो ही में चेंज कर दो, फॉर हर हो तो सी में चेंज कर दो, फॉर दे हो
तो फॉर देम हो तो दे में चेंज कर दो, फॉर अस हो तो उसे वी में चेंज कर दो। क्लियर? यानी कुल मिलाकर के इस फॉर को समाप्त कर देते हैं और इसका सब्जेक्टिव केस हम यहाँ पर ले आते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैन नॉट। यहां पर एक खास चीज देखिए, ये यहां पर पैसिव वॉइस की क्रिया लगी हुई है, टू बी डिफीटेड, ध्यान दीजिए। लेकिन आप जरा देखो यहां पर ये आई कौन है, इस क्रिया का सब्जेक्ट है यानी कर्ता है या इस क्रिया का कर्म है? अच्छे से आप देखो, पहले देखो जरा। मोहन इज टू स्ट्रांग, मोहन इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है मेरे लिए कि मैं उसे हरा नहीं सकता। तो हराने वाला कौन भाई? मैं हूं। ध्यान दीजिए, मैं हराने वाला हूं और जो जिसको हराने की बात की जा रही है वो मोहन है। क्लियर? अच्छा, तो अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर मोहन को रखोगे तो ये क्रिया बनी रहेगी, चूंकि मोहन तो इसका कर्म है, तो ये क्रिया बनी रहेगी, यानी इस क्रिया को हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। लेकिन अगर इसको आपने मी को यहां सब्जेक्ट बना दिया तो फिर इस क्रिया को आपको एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, आई कैन नॉट। अब यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह शक्ति को प्रदर्शित करता है। डिफीट करने में क्या होता है, हमारी क्षमता या हमारी पावर का प्रयोग किया जाएगा। तो यही चीज है, जहां क्षमता, शक्ति, योग्यता आदि की बात आती है तो वहां पर हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? सो आई कैन नॉट डिफीट हिम, आई कैन नॉट डिफीट हिम। आप यहां पर ऐसा करेंगे, मैं उसे हरा नहीं सकता हूं, ये बात आएगी। ध्यान रखिए जरा, मोहन इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, मैं उसे हरा नहीं सकता। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कैन नॉट के बाद डिफीटेड नहीं किया आपने। ठीक है ना? सिंपली आपने क्या किया है, यहां पर डिफीट किया है आपने। ठीक है ना? मैं उसे हरा नहीं सकता, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। अब एक चीज और भी हो सकती है। एक चीज क्या हो सकती है कि फॉर मी आप बनाए रखिए, नो प्रॉब्लम, यहां पर से आप फॉर मी को चेंज ना करो। मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी दैट। अब आप यहीं पर से दैट क्लॉज लगाइए, इस फॉर मी को हम यूं ही बना रहने दे सकते हैं और यहां पर से मोहन को यहां ले आइए तो उसका प्रोनाउन आ गया ही। अब ये जो ही है, अब इस क्रिया का कर्म है ये। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर आपको अब वही कैन नॉट तो लगाएंगे, पैसिव वॉइस की क्रिया लगाएंगे, कैन नॉट बी डिफीटेड। अब जब ये डिफीटेड हो जाएगा तो ये हिम यहां पर नहीं रहेगा, ही कैन नॉट बी डिफीटेड। ऐसा सेंटेंस बन सकता है, मोहन इज सो स्ट्रांग फॉर मी, यहां पर आ जाएगा फॉर मी, सो स्ट्रांग फॉर मी, मोहन मेरे लिए इतना अधिक स्ट्रांग है कि उसे पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा सेंटेंस बनेगा। हालांकि ये सेंटेंस नहीं, जब कभी भी ये फॉर मी जैसे फ्रेजेस दिए हों तो आपको यहां पर आई ही करना चाहिए, आई। ठीक है? और चूंकि ये इस क्रिया का कर्ता है तो फिर यहां पर आप पैसिव वॉइस नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, आई कैन नॉट डिफीट और हिम, यही ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? तो एक बात ये हो गई, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की क्रिया है, तो इससे पहले अगर इसे पैसिव वॉइस में यूज करोगे तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट आएगा, न कि सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, आई यहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता है। ठीक है ना? और ये मोहन इस क्रिया का कर्म है, तो मोहन को लाओगे तो इस क्रिया को पैसिव वॉइस में यूज करना पड़ेगा। राइट? अच्छा, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस। क्या मतलब हुआ यहां पर? जनसंख्या की समस्या इतनी अधिक गंभीर है कि उसे ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कि उसे ओवरलुक करने का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नजरअंदाज करने वाला कौन भाई? यहां पर तो कोई है नहीं, पैसिव वॉइस में ये क्रिया लगी हुई है, तो किस चीज को ओवरलुक किया जा रहा है? इसी प्रॉब्लम को। तो इसी प्रॉब्लम के लिए एक प्रोनाउन ले आइए, इट। तो इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ऐसा किया जा सकता है, बड़ा सिंपल है। चलिए जरा देख लेते हैं। द प्रॉब्लम, ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ बना दिया। क्या किया आपने? द प्रॉब्लम, पूरा द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन लिख दिया, फिर इसके बाद वर्ब लगाया और टू को आपने सो में चेंज कर दिया, सो सीरियस। यहां तक तो हम चले आए। क्लियर? ये कॉमा नहीं है भाई, मैं आपको यूं ही बतला रहा हूं। तो यहां पर आकर के यहां तक तो चले आए।
अब इसके बाद ये इन्फिनिटिव है, तो इस इन्फिनिटिव के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लॉज बनानी पड़ेगी। आपको पहले बतलाया दैट लगाया। अब असली समस्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने इट बनाया है, और ये इट क्या है, यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी नाउन रखा होता है उस नाउन के लिए उस तरफ दैट वाली क्लॉज में उसका प्रोनाउन जाता है। अगर राहुल है तो हम यहाँ राहुल नहीं बल्कि राहुल के लिए ही का प्रयोग करेंगे, तो ही जाएगा उधर। ओके, अच्छा दैट। अब ये इट, अब ध्यान दीजिए कि ये जो ओवरलुक है, नजरअंदाज करना, इसका कर्म है ये इट। भाई नजरअंदाज तो कोई व्यक्ति करेगा, तो व्यक्ति करता होगा, तो करता इस सेंटेंस में है नहीं, तो दैट वाली क्लॉज में हमने इस क्रिया का जो सब्जेक्ट बनाया है वो क्या है, कर्म है। इसलिए हम यहाँ पर कैन नॉट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कर्ता ले आएंगे तो फिर अगर सपोज यहाँ पर हम कैन इट की जगह वन ले आते, वन कैन नॉट, अब वन अगर ले आएंगे तो कर्ता हो जाएगा, या नन ले आएंगे तो ये कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कर्ता हो जाएगा तो फिर ओवरलुक्ड नहीं, बी ओवरलुक्ड नहीं, यहां पर से हम इस बी को हटाएंगे और ये ओवरलुक, नन कैन ओवरलुक, ऐसा दैट नन। ध्यान दीजिए, ये देखो एक्टिव वॉइस से बना दे रहा हूं, नन कैन। अब चूंकि नन कर दिया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, नन कैन ओवरलुक इट, ओवरलुक इट। ये इट सब्जेक्ट बाद में चला, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाद में चला गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। क्लियर? अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखिए, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। सर्दी इतनी ज्यादा है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, या कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। अब जो आप मीनिंग यहां पर कन्वे करना चाहो आप उस तरीके की क्रिया यूज कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए बड़ा सिंपल है, इट इज सो कोल्ड, आपने टू को हटाया, सो ले आए, दैट वाली क्लॉज लगाई, इसके बाद नो या नन कर सकते हैं, या वन भी कर सकते हैं, वन कैन नॉट गो आउट, ऐसा भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए, द नाइफ इज टू ब्लंट। नाइफ मीन्स चाकू इतना ब्लंट है, ब्लंट का मतलब जिसकी धार समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना ब्लंट है टू शार्पन, कि शार्प नहीं किया जा सकता, द पेंसिल विद, यानी जिस इतना ज्यादा, वो इतना ज्यादा ब्लंट है कि उससे पेंसिल को शार्प यानी पैना नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या करेंगे, द नाइफ, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, द नाइफ इज सो ब्लंट, यानी नाइफ इतना ब्लंट है कि यह शार्प नहीं कर सकता, किसको, पेंसिल को, कि यह पेंसिल को शार्प नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 15 सेंटेंसेस करके बतलाए। अब बस जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बतलाए हैं, आगे की एक्सरसाइज में उससे इजी सेंटेंसेस ही हैं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के कुछ जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं वो मैंने यहीं पर आपको पिक करके बतला दिए, और बड़े इजी इजी जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने आपकी एक्सरसाइज में छोड़ दिए हैं। तो बस अब यहाँ पर आकर के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड, यहाँ पर आपने अभी टू को रिमूव करना सीखा है, अब क्या करूंगा कि मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा इस टू का प्रयोग करना, यानी ऐड टू, ठीक इसी का उल्टा करना आपको बतलाऊंगा। ठीक, तो उस वीडियो को देखेंगे तो रिमूव टू से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं यहीं पर समाप्त हो जाएंगी, और फिर आप यहां पर गलती नहीं करोगे। चलिए अब आगे मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।